गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तुलसीदास द्वारा रचित बनपथ पर पढ़ेंगे। ये जो बनपथ पर है तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से ली गई पंक्तियाँ हैं और ये इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन किया गया है जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से निकलकर वन के रास्ते पर जाते हैं और सीता थोड़ा या 2 कदम ही चलती हैं और उस समय का मार्मिक चित्रण किया गया है। अब आप ये पंक्तियाँ देखिए। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दबे मग में डग दे, झलकी भरी भाल कनी, जलकी पुट सूख गए मधुरा करके, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पढ़ने कुटी करे हो कित दे, तीखी लखी आतुरता पीकी अखियाँ अति चारु चली जल चबे। इससे पहले आप इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित बनपथ पर शीर्षक से ली गई हैं या अवतरित की गई हैं या अवतरित हैं। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से ली गई हैं। अब इसके बाद आप इसका प्रसंग देखिए। कवि ने अयोध्या से वन जाते समय पैदल चलती हुई सुकुमारी सीता की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया है। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दबे मग में डग दे। अब इसकी आप व्याख्या देखें। राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकलकर वन पर थोड़ा सा चले ही थे कि सदा महलों में रहने वाली, वैभव में पली सुकुमारी सीता जी थक गईं। उन्होंने नगर से निकलकर पुरते निकसी यानी नगर से निकलकर पथ पर बड़े धीरज से 2 कदम रखे ही थे। दबे मग दे डग दे यानी धीरज से 2 कदम रखे ही थे। झलकी भरी बाल कनी, जलकी पुट सूख गए मधुरा कर बे। झलकी भरी बाल, बाल माने मस्तक या माथा, उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। पुट सूख गए मधुरा कर, और उनके दोनों कोमल सुंदर ओंठ प्यास के कारण या प्यास से सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पण कुटी करियो कितवे। और जब वे काफ़ी थक गईं तो उन्होंने अपने प्रीतम रघुबीर यानी श्री रामचंद्र से फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक, हे प्रिय अब कितनी दूर और चलना है पड़ेगा या अब कितनी दूर और चलना है। अब केतिक पण कुटी करियो, और वो पूछती हैं अब कितनी दूर और चलना है और कहाँ पर हम अपने पण कुटी मन पत्तों की कुटिया को बनाएंगे और उस कुटिया को बनाकर रहेंगे। अब उनका कहने का तात्पर्य यह है कि हम बहुत दूर तक निकल आए हैं या हम अपनी बहुत दूर तक चल चुके हैं, जिसके कारण मैं क्या हूँ, थक गई हूँ। तीकी लखी आतुर पीकी अखियाँ अति चारु चली जल चबे। तो श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता की थकावट को देखकर या उनकी व्याकुलता को वो समझ जाते हैं और उनकी व्याकुलता को देखकर अखियाँ अति चारु चली, उनकी व्याकुलता को देखकर उनके सुंदर नेत्रों से
अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। अब इसमें आप काव्य सौंदर्य देखिए, इसमें शैली जो है चित्रात्मक और मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है और छंद सबैया है। रस इसमें करुण रस है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। और भाव कैसा है इसमें? भाव जो है गोस्वामी तुलसीदास ने मार्मिक चित्रण का भाव प्रस्तुत किया है। अब ये आप दूसरा देखिए, जल को गए लखन है लरिका पारिखो पी छाँव धरी खावे ठाड़े पोछ पसेहु ब्यारी करो अरु पाँव पखारी भूरी डाढ़े तुलसी रघुबीर प्रिय शम जानिके बैठी विलम्ब लोकंटक काढ़े जानकी नाह को ने लाख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़ी। अब इसमें भी आपका संदर्भ क्या रहेगा? पूर्ववत रहेगा। अब इसका आप प्रसंग देखिए। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता के सुकुमारता और राम के असीम प्रेम का सहज चित्रण किया है। अब आप इसमें व्याख्या देखिए। जल को गए लखन के ररका पारिखो पी छाम धरिक हवे ठाड़ी। इसमें आप व्याख्या को देखें। सीता जी की जब वन पर जाते समय उन्होंने थोड़ा चली थी और चलकर वे क्या हो जाती हैं? थक गईं और वे विश्राम करने के लिए छाया में खड़े होने की इच्छा प्रकट करती हैं और वे कहती हैं कि जल को गए लखन के लड़का, और वो क्या कहती हैं कि लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए हैं। पारिखो प्रिय छाप धरिक हवे ठाड़े, और वो क्या कहती हैं? इसलिए घड़ी भर के लिए या थोड़ी सी देर के लिए या क्षण भर के लिए किसी पेड़ के नीचे छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लें। पोछ पसेहु बारी ब्यारी करो, और मैं इतनी देर से आप इतनी ही देर में जब तक वो लौट कर आएंगे मैं आपका पसीना पोंछकर क्या करूँगी? हवा कर दूँगी। आय पारिखी भूरी भरे, और आपके जो पैर हैं चलने से, रेत पर चलने से जो जल गए हैं मैं उन्हें जल से या पानी से धो दूँगी। तुलसी रघुबीर प्रिया सम जानी के बैठो बिलम को कंटक काढ़े। तो इस समय श्री रामचंद्र जी यह सुनकर समझ गए कि सीता थक चुकी और वह विश्राम करना चाहती हैं। जान के बैठे विलम्ब लोकंटक काढ़े, और यह जानकर बैठ गए और बड़ी देर तक सीता से मतलब विश्राम करने की दृष्टि से वो क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। तुलसी रघुबीर प्रिय सम जान की बैठे विलम्ब, और ये जब वो ये जान लेते हैं कि सीता जी थक गई हैं, ये जानकर विश्राम करने के लिए वो क्या करते हैं? थोड़ी सी देर बैठ जाते हैं और उनके पैरों में लगे हुए कांटों को निकालते रहते हैं। जानकी नाको नेव लाख पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़े, और वह अपने पति का, जानकी माने सीता जी, वे अपने पति का इस प्रकार का प्रेम देखकर पुलकित हुई, यानी उनके मन में
क्या उनके पति के प्रेम के प्रति उनके अंदर दया का भाव या पुलकित भाव उत्पन्न हुआ। पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़े, और उनकी आँखों से भी उनके नेत्रों से या उनकी आँखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। काव्य सौंदर्य, भाषा इसमें ब्रज है, शैली मुक्तक है और छंद सवैया है और रस श्रृंगार है। रानी में जानी अज्ञानी, महापवि पाहन हूते कठोर ही हुए। राजहु काज अकाज ना जानियो, कहियो तीके जिन कान की होए। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े, कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखिए जोग, इन्हें किम के बनवास दियो है। अब इसमें भी आपका संदर्भ पूर्वत है। प्रसंग को देखिए। राम लक्ष्मण सीता समेत जब वो वन को जा रहे हैं तो ग्राम बधुएं यानी गांव की जो बधुएं हैं वो क्या कहती हैं, उनके रूप पे मतलब क्या होती है, उनके श्री रामचंद्र के रूप पर मुग्ध हैं और उनके प्रस्थान यानी जाने पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही हैं और व्यक्त करते हुए एक ग्राम बधू दूसरी बधू से कह रही है। अब इसकी व्याख्या देखिए। रानी में जानी अज्ञानी, महापवि पाहनु ते कठोर ही होए। अब वो क्या कहती है, हे सखी मैं जानी माने मैं जान गई हूँ कि रानी ने कोमल शरीर वाले इन राजकुमारों को वनवास दिया है और वह कैसी हैं, महामानवन वे महामूर्ख हैं। उनका हृदय ये पाहन तो ते कठोर ही होए, उनका हृदय पत्थर से भी अधिक क्या है या पत्थर की भांति कठोर है जो उन्होंने उनको वनवास दिया है। राजहु काज अकाज ना जानियो, कहती को जिन कान की हो। और वो क्या कहती हैं कि राजा भी इनके वनवास में राज व्यवस्था में किसी प्रकार की अवरोध का अनुभव नहीं किया, बल्कि अपनी स्त्री का कहना मानकर इनको क्या कर दिया, वनवास दे दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति है बिछड़े, कैसे प्रीतम लोग जियो है। और वो क्या कहती हैं, आपस में बातचीत करते हुए कहती हैं कि ऐसे मतलब ऐसे मन की या ऐसे मन को हरण करने वाली मूर्तियाँ ये बिछुड़कर जाने पर मतलब बिछुड़ जाने पर पता नहीं इनके बिना प्रेमी लोग कैसे जीवित रहेंगे। आखिन में सखी राखियो लोग, इन्हें किम के वनवास दियो। और कहती हैं, हे सखी ये राजकुमार आँखों में रहने योग्य हैं, मतलब हे सखी राखियो जो ये जो राजकुमार हैं आँखों में रहने योग्य हैं, भला इन्हें किस प्रकार से निष्ठुर ने इनको वनवास दिया है। अब काव्य सुंदर भाषा ब्रजभाषा, रस इसमें श्रृंगार और करुण है, गुण इसमें माधुर है, अलंकार अनुप्रास और छंद तो सवैया है। अब इसमें आप 4 नंबर का देखें। शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भुएं, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मारक में सुठी सोहे। सादर बारी बार सुभाष चिते, तुम त्यों हमारो मन मोहे। बूझती ग्राम बधु सी सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है।
अब इसमें आपका संदर्भ पूर्ववत है और इस पद में जब सीता और राम लक्ष्मण वन को जा रहे हैं तो ग्राम वधुएं सीता जी से परिहास करते हुए पूछती हैं कि ये सिर पर जो जटा है, विशाल भुजाएं हैं, तिरछे नैन हैं, ये आपके कौन लगते हैं। तो अब इसमें आप प्रसंग सुनिए या प्रसंग को देखिए। श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन में जाते हैं और मार्ग में जो ग्रामीण वधुएं हैं सीता जी से राम के बारे में पूछती हैं और उनसे परिहास करती हुई, परिहास माने मजाक भी करती हैं। इस प्रसंग में ये चित्रण तुलसीदास द्वारा किया गया है और वे कहते हैं कि शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल, तिरछी सी भौहें। अब इसमें ग्रामीण वधुएं जो हैं सीता जी से पूछती हैं शीश जटा और विशाल, बाहु विशाल, और वो क्या कहती हैं ग्रामीण वधुएं सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, शीश माने सिर और जटा माने जटाएं, और जटाएं हैं और भुजाएं हैं, बाहु माने भुजाएं विशाल हैं, विलोचन लाल, तिरछी सी भौहें, और जिनकी आंखें लाल हैं, आंखें कैसी हैं, लाल लाल हैं, और जिनकी भौहें कैसी हैं, तिरछी हैं। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मारक सुठी सोए। और वे क्या कहती हैं, जिन्होंने तरकस बाण यानी धनुष बाण धरे, जिन्होंने तरकस और धनुष को बाण समान रखे हैं, जो वन के रास्ते में भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। वन मार्ग यानी वन के रास्ते में भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभाय चिते, तुम ज्यों हमारो मन मोही। वो बार बार आदर और भाव के साथ तुम्हारी ओर बार बार देखते हुए हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। ये बात कौन कह रही है, ग्रामीण वधुएं। पूछती ग्राम वधुएं सी सो कहो सावरे, से सखी रावरे को हैं, और हे सखी बताओ तो सही। वो क्या कह रही है, पूछती मतलब ग्राम वधुएं पूछती हैं, हे सखी तुम बताओ तो सही, कहो सावरे से सखी रावरे को, कि ये जो सावले रंग के हैं वे तुम्हारे कौन लगते हैं। अब इसमें भी काव्य सौंदर्य आपका पूर्ववत ही है। सुनी सुंदर बैन सुधारस मानी, सानी हे जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें, समझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि ओसर सोई, सबे अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ांग में भानु उदय, विकसो मानो मंजुल कंज खिली, मानो मंजुल कंज कली। इन पंक्तियों में भी आपका संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग को आप ध्यान से सुने। ग्राम वधुओं की जिज्ञासा करने पर, जिज्ञासा माने जानने पर, सीता जी ने साथ में वे दोनों कौन हैं ये बात उनसे पूछती हैं। सीता जी ग्राम वधुओं को बड़ी चतुराई, मतलब जो ग्राम वधु हैं उनसे प्रश्न कर रही हैं कि ये जो दो लोग हैं पुरुष वो आपके कौन हैं। तो सीता जी भी उनकी चतुराई को क्या है समझ गई और उनके कौशल से उनकी जिज्ञासा का उनको जिज्ञासा का प्रश्न
का उत्तर देती हैं, जिस कौशल से उन्होंने उन ग्राम बधुओं ने उनसे प्रश्न किया था उसी प्रकार से। अब आप व्याख्या को देखिए। सुनी सुंदर बैन सुधारस माने स्यानी है जानकी जानी भली। अब इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ग्राम बधुएं थीं, ग्राम बधुओं ने राम के विषय में सीता जी से प्रश्न किया या पूछा कि ये जो सांवले पुरुष हैं जो तुम्हारे क्या लगते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ग्राम बधुओं को उनके अमृतपूर्ण जो मधुर वचनों को सुनकर, जो प्रश्न उन्होंने किया ग्राम बधुओं ने सुनकर, चतुर सीता जी उनके मनोभावों को तत्काल यानी शीघ्र ही समझ जाती हैं। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समझावत कछु मुस्काई चली। और जब वो उनके बातों को समझ जाती हैं तो सीता जी उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट के साथ ही संकेत भरी तिरछी करी नैन यानी उनके संकेत को समझकर वो तिरछे नेत्रों से ही उनको क्या करती हैं, उत्तर देती हैं। उनके मुख से जो कुछ भी उन्हें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, मतलब सीता जी क्या है अपने मुख से कुछ नहीं बोलती हैं उनका प्रश्न का उत्तर देने के लिए, बल्कि तिरछे नेत्र करके श्री रामचंद्र जी की ओर उनको जवाब देती हैं, उत्तर देती हैं, उनकी ओर संकेत करके उनके विषय में बताती हैं कि ये मेरे पति हैं, यानी तिरछी निगाहें करके। तुलसी ते ही अवसर सोई सबे अवलोकति लोचन लाहू अली। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य के एकटक देखती हैं। लोचन लाहू अली यानी उनकी ओर एक टकटकी से देखती हैं। अनुराग तड़ाक में भानु उदय बिकसो मनु पंजुल कंज कली। और वे एक टकटकी से देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करने लगती हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रेम के सरोवर, मंजू माने जो प्रेम का सरोवर है वो क्या हो, राम रूपी प्रेम सरोवर उदय हो गया हो और ग्राम बधुएं उनके नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां मंजू कंज कुली माने सुंदर कलियां जो है खिल गई हों या विकसित हो गई हों। काव्य सौंदर्य इसमें भाषा ब्रज भाषा है, शैली चित्रात्मक और मुक्तक शैली है। छंद जो है वो इसमें सबैया है और रस श्रृंगार है, क्योंकि उनकी जो सखियां हैं उनकी ओर इशारा करके पूछ रही हैं ये सांवले पुरुष कौन है, तो उनके श्रृंगार पर वो मुग्ध हो जाती हैं। तो उस समय उनके श्रृंगार का वर्णन किया गया है। तो श्रृंगार रस है और अलंकार है रूपक उत्प्रेक्षा, और इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है।